मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सवाल बनाते जाइएगा आप लोग अपने घर पर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है? तो देखो, आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। समझ गया बात को? ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire, a current carrying wire produces, a current carrying wire produces magnetic field, produces magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड है ना। और उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टडी करते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। समझ गए? टू स्टडी, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, to calculate the magnetic field, to calculate the magnetic field, to calculate the magnetic field, we study Biot Savart's law, Biot Savart's law, Biot Savart's law। समझ गया बात को? अब सवाल ये उठता है कि बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, GH एक कंडक्टिंग वायर है, और मान लो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट I मान लीजिए, है ना। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो आपको ये निकालना है कि P पर इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया। आपको निकालना है कि इस वायर ने P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। बात फॉलो किए? एकदम सिंपल सी बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में, करंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। और करंट एलिमेंट पिछले टॉपिक में बता चुके हैं, किसी भी पॉइंट पर आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर। तो आप करो क्या कि वायर पर कहीं पर एक पॉइंट लो और इस ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। समझ गए? मतलब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लो जो कि ए पर टेंजेंट के अलोंग हो, जो ए पर बिल्कुल टेंजेंट के अलोंग हो, और इसको कहो डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर। समझिए, ये डीएल वेक्टर करंट के सेंस में होना चाहिए, ये डीएल वेक्टर करंट के सेंस में होना चाहिए। बात आ गई समझ में? ए पॉइंट को यहां लिख देते हैं। समझ गए? तो आई डीएल वेक्टर ये करंट एलिमेंट हुआ ए पॉइंट पर। समझिए, आइडियल वेक्टर इज इक्वल टू करंट एलिमेंट, इज इक्वल टू करंट एलिमेंट एट ए, करंट एलिमेंट एट ए। जानते हैं एक बात, नीट के क्वेश्चन बैंक में जो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो यही डिफिनेशन है कि करंट एलिमेंट ने पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। जिसने बनाया होगा उसने इस क्वेश्चन को देखा होगा। बोलो, गलत बोल रहे हैं क्या? बोलो। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, बायोट सावर्ट्स लॉ ही है क्वेश्चन। समझ गए बात को? तो आइडियल वेक्टर, आपने करंट एलिमेंट लिया किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालना है। तो सुनिए करना क्या, करंट एलिमेंट ए पर है और फील्ड पी पर निकालना है। तो आप पी का पोजीशन वेक्टर लो ए के रिस्पेक्ट में, पी का पोजीशन वेक्टर लो ए के रिस्पेक्ट में। तो ए को टेल और पी को हेड बनाओ। ये आपका हो गया आर वेक्टर, ये आपका हो गया आर वेक्टर, यानी पी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यहीं पे लिख देते हैं, इधर टाइम नहीं वेस्ट होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में। तो अब अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, इस करंट एलिमेंट के वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस करंट एलिमेंट के वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो देखिए, बायोट सावर्ट्स लॉ के अनुसार आपको इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड
पी पर कैलकुलेट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्स लॉ, इतना तो लिखना चाहिए हम लोग को, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्स लॉ, बायोट-सावर्स लॉ है ना, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट का, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, करंट एलिमेंट कौन है, आइडियल वेक्टर, आई मल्टीप्लाई करोगे तब ये कहलाएगा करंट एलिमेंट। अब फील्ड कहां पे निकालना है, पी पर, एट पी, एट पी। तो देखिए क्या है डिफिनेशन, डीबी वेक्टर, चूंकि करंट एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, यानी पी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर और होल डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, आर का क्यूब। यही नीट का पहला क्वेश्चन भी है, हम देखें अभी, समझ गए। इस करंट एलिमेंट के द्वारा पी पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब, जहां पे म्यू नॉट कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को आप बोलते हो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ गए बात को। एग्जाम वगैरह में कहेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए तो निकाल लीजिएगा, समझ गया बात को। अगर नहीं निकालने आए तो हमको बोलिएगा, क्योंकि आजकल नीट का कोई ठिकाना नहीं है या मेंस का भी कोई ठिकाना नहीं है। मेंस आईआईटी में तो पूछे हुआ है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कभी 4-5 साल पहले आप क्वेश्चन पलट के देखना, पूछे हुआ है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, तो कोई ठिकाना नहीं है एग्जाम में आपको पूछ दे कि म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आई बात, किसी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो खैर म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर है। चलिए ये निकल गया इस करंट एलिमेंट का पी पर मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर पूरे वायर का, चूंकि अभी तो आप सिर्फ इस एलिमेंट का निकाले हैं, अगर पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। लोअर लिमिट जी से एस तक करंट फ्लो कर रहा है, जी से लेके कहां तक, एस तक। द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर बराबर, इसको करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर क्यूब लिमिट जी से लेके एस तक, जी से कहां तक, एस तक। बोलिए इतना क्लियर। ये आपका बायोट-सावर्स लॉ हुआ और नीट का एक क्वेश्चन भी बन गया आपका ये वाला कि करंट एलिमेंट की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब। बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। सुनो यस सर। ये भी देख लो, नीट में पूछे हुआ बहुत जमाना पहले पूछे हुआ है, क्लासिकल क्वेश्चन है, 1996 में पूछे हुआ है ये क्वेश्चन। समझ में आई बात। तो खैर इस पे उतना तवज्जो देने की, हाँ लॉ है, लॉ तो आपको पढ़ना ही था, समझ गए बात को। इस क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। यस सर। अब देखिए अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट द सेंटर, है ना, तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उस पर क्वेश्चन बहुत सारा है, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट सेंटर, एट कहाँ पर, सेंटर पर, एट सेंटर, है ना। हर बात को फोकस कीजिएगा। एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर लेना है। मान लो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर लिया और इसमें मान लो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका सेंटर ओ पर है और इसका रेडियस आप मान लो ए के बराबर है। आपको निकालना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ फोकस कर दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, सेंटर पर। तो पहले तो आपको वायर के ऊपर किसी बिंदु पर एक करंट एलिमेंट लेना होगा। चलिए यहाँ पे ए पॉइंट लिया और ए पॉइंट पर टेंजेंट के लॉन्ग और करंट के सेंस में, टेंजेंट के लॉन्ग और करंट के सेंस में आप डीएल वेक्टर ले लो, आप डीएल वेक्टर ले लो, डीएल वेक्टर, है ना, along the tangent at A, along the tangent at A, ये along the tangent at A। फील्ड कहाँ पे निकालना है, O पर। फील्ड कहाँ निकालना है, O पर। तो O का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में, O का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में। तो O को बनाना हेड और A को बनाना टेल। ये हो गया R वेक्टर, ये हो गया R वेक्टर। और कहने की कोई जरूरत नहीं है, कितना बार बोला हुआ है, ये रेडियस के लॉन्ग है और ये टेंजेंट के लॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ऑब्वियसली। चलिए अब निकाल लो इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ओ पर। समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर एट ओ, समझ गए। तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बोलो क्लियर है इतना, बायोट-सावर्त लॉ। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो बताओ डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है, 90 डिग्री। हाँ, तो जब डीबी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डीबी बराबर ये टूटेगा डीएल इंटू आर साइन 90 डिग्री। ध्यान रहे इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर होगा, मतलब सर्किल का रेडियस ये ए के बराबर होगा। ये बात याद रखिएगा, यानी यहाँ भी आर को ए पुट करना होगा और जब इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो वो भी ए ही पुट करना होगा। बात आई समझ में। तो बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिखा साइन 90 डिग्री, फिर आर का मैग्नीट्यूड ए, यहां पर ए पुट कीजिए, बटा ए क्यूब। साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आई डीएल डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर। इस एलिमेंट का, इस करंट एलिमेंट का आपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब ये पता करो कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। और जितने भी करंट एलिमेंट उस पे मानेंगे सबने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा। यहाँ पे करंट एलिमेंट माना, यहाँ पे करंट एलिमेंट माना, यहाँ पे करंट एलिमेंट माना, सबने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। तो सबका डायरेक्शन क्या है ये देखना होगा एक बार हमको। तो चलो यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर, यहाँ पर करंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इस स्केलर का कोई झंझट है नहीं। आप डायरेक्टली निकालिए डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन। तो दाहिने हाथ की चारों उंगलियां डीएल वेक्टर के पॉजिटिव सेंस से आर वेक्टर की तरफ मोड़ा जाएगा, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ मोड़ा जाएगा। मोड़ो तो डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ और अंगूठा स्ट्रेच करो। बोलो क्या हुआ, इनटू द प्लेन। बोलो क्या हुआ, इनटू द प्लेन। हाँ, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू। डीएल से आर की तरफ घुमाया उंगलियों को, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ और अंगूठा को स्ट्रेच किया।
प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, और याद होगा इनटू का सिंबल ये लेते थे। अच्छा, क्या जितने भी करंट एलिमेंट मानेंगे सबका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा? ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप वेक्टर एडिशन वाली बात यहां पर सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और आपको सभी करंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे नहीं ऐड किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो वो वेक्टर एडिशन को ही फॉलो करेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। तो गौर करो, यस सर। अगर यहां पर हम करंट एलिमेंट मानते तो करंट के सेंस में टेंजेंट के लॉ डीएल वेक्टर, और ओ का लेते पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, ये आर वेक्टर होता। फिर उंगलियों को ऐसे मोड़ के देखो तो डीएल ऐसे है और आर इधर है, तो डीएल से आर की तरफ अंगूठा स्ट्रेच किया, क्या ये भी इनटू है? बोलो, ये भी इनटू है? बोलो। यस सर। हाँ, यस इसका सर। मतलब कि वायर पर जितने भी करंट एलिमेंट हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है, यानी सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। और जब सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सभी के मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, तो आपने जब इस करंट एलिमेंट का ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी सभी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सभी को मैग्नीट्यूड को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सारा एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो फिर कंपोनेंट का झंझट उठाना पड़ता हम लोग को। बात आई समझ में मेरी? बोलिए, बोलिए बाबू लोग। यस सर। हाँ, इस सब बात का भी खाली इंटीग्रेट कर मत देना, यहां लिख देते हैं each current element on the wire, each current element on the wire produces magnetic field into the plane, into मतलब इस केस के हिसाब से into the plane, समझ गया बात को? तो इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी बी बराबर इसको क्या इंटीग्रेट? तो इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बोलो, कोई डाउट? चलिए, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर को बाहर किया, और आप इंटीग्रेट करोगे डीएल को, तो डीएल एक स्मॉल लेंथ है, और जब उसको जोड़ोगे सारे डीएल्स को तो वो वायर का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। 2 पाई है। हाँ, 2 पाई है। हाँ, यहाँ पर रेडियस ए है इसीलिए 2 पाई ए हो जाएगा, 2 पाई ए। तो डीएल का इंटीग्रल 2 पाई ए हो जाएगा, 2 पाई ए, तो बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल 2 पाई इंटू ए। आप चाहो तो पाई और पाई काट दो, ए और ए काट दो, और 2 दूनी 4, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। चलिए, पहला काम हो गया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर कंप्लीट सर्कुलर लूप है और सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ में आ गई बात सबको? बोलिए बाबू लोग। यस सर। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ये तो पता चल गया कि इस केस में सारे करंट एलिमेंट ने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इनटू द प्लेन, है ना। लेकिन अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्कुलर लूप के लिए
सेंटर पर जब फील्ड निकालना हो तो डायरेक्ट एक टेक्निक बता देते हैं। मैग्नीट्यूड यही याद रखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 2a। देखिए बोर्ड पर, भैया गाना मत गाइए भैया, गाना मत गाइए, आवाज जा रहा है। देखिए ये मान लो सर्कुलर लूप, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, सेंटर ओ पर और रेडियस का वैल्यू ए, रेडियस का वैल्यू ए। समझ गए? करना क्या, दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को लूप के चारों ओर मोड़ना करंट के सेंस में, लूप के चारों ओर मोड़ना करंट के सेंस में। समझ गए? और हथेली को जो एडजस्ट करना इस तरह से कि वो लूप के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो, लूप के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और चारों उंगलियों को करंट के सेंस में मोड़ना। मोड़ दिया, आप फिर अंगूठा को स्ट्रेच करना। बोलिए समझ में आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, तो देखो, वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, right hand around the loop, around the loop, around the loop, around the loop in sense of current, around the loop in sense of current, current के सेंस में। ये बात याद रखिएगा। हाँ, अगर ऐसे रख करके उंगली मोड़ते तो करंट का अपोजिट सेंस हो जाता। हमको ऐसे रखना होगा और करंट के सेंस में मोड़ेंगे और फिर थंब को स्ट्रेच करेंगे, थंब को स्ट्रेच करेंगे, एंड थंब इज स्ट्रेच्ड, एंड थंब इज स्ट्रेच्ड, थंब इज स्ट्रेच्ड, थंब को आप तानिएगा, थंब इज स्ट्रेच्ड। बोलो क्लियर है? और स्ट्रेच्ड थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। समझ गए? है ना? द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब, द डायरेक्शन ऑफ stretched thumb, the direction of stretched thumb, stretched thumb will give direction of magnetic field, will give direction of magnetic field। बोलो क्लियर है? चलो, तो इस केस में आप जान ही चुके हैं। हथेली ऐसे रखा, चारों उंगली को करंट के सेंस में मोड़ा, अंगूठा को स्ट्रेच किया, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ फील्ड निकल गया सेंटर पर। फील्ड कहाँ निकल गया? सेंटर पर। वही सर्कुलर लूप अगर ये होता, वही सर्कुलर लूप अगर ये होता और करंट इस डायरेक्शन में होता आई, और आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, इस बार दाहिने हाथ को, हाँ ठीक है, ऐसे रखेंगे और चारों उंगली को करंट के सेंस में मोड़ेंगे और अंगूठा को स्ट्रेच करेंगे। अंगूठा प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। बोलो क्लियर है? यहाँ पे इनटू और यहाँ पे आउट, है ना? और दोनों केस में अगर रेडियस की वैल्यू ए है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 2a, जहां पे ए उसका रेडियस है। बोलिए बाबू लोग, ये पैकेज समझ में आया कि नहीं आया? फ्रैंकली बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब इससे ज्यादा प्रोडक्टिव फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, है ना? यानी पूरा सर्किल ना रहे बल्कि सर्कुलर आर्क हो और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। ज्यादा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। स्ट्रेट वायर, सर्कुलर आर्क मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन, सब एक से एक वैरायटीज का क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलिए। यस सर है। हाँ, चलिए आइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। चलिए, बहुत बड़ा कोई लफड़ा नहीं है, टेंशन मत लेना। ये मान लो GH एक सर्किल का आर्क है, सर्किल का एक पार्ट है, इसमें करंट G से H की तरफ आई, और इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो, सेंटर मान लो O पर है और रेडियस उसकी A के बराबर है, और मान लो कि आर्क ने सेंटर पर, आर्क ने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया, आर्क ने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया। ये जो GH आर्क है उसने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया। लेट आर्क GH forms एंगल थीटा, फॉर्म्स एंगल थीटा एट सेंटर। आर्क GH ने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया, और आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। टेक्निक वही रहेगा, आप किसी पॉइंट पर एक करंट एलिमेंट ले लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उस पॉइंट पर टेंजेंट के लो। आइए, ये लिया डीएल वेक्टर, है ना, मान लो वो पॉइंट है P, और अब O पर फील्ड निकालना है, फील्ड O पे निकालना है, बोल दे रहे हैं फील्ड O पे निकालना है, तो O का पोजीशन वेक्टर P के रेस्पेक्ट में, यानी R वेक्टर, लेकिन ध्यान रहे R वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर्किल का रेडियस यानी A के बराबर होगा। तो बोलो, इस करंट एलिमेंट का O पर मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बटा R क्यूब होगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। यस सर। dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब। अब ये बताओ, यहां पर भी ये टेंजेंट और ये रेडियस dl और R के बीच का एंगल 90 डिग्री, dl और R के बीच का एंगल 90 डिग्री बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl इंटू R साइन 91 डिवाइडेड बाई R क्यूब। R ने काटा R क्यूब को, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R का मैग्नीट्यूड यानी A स्क्वायर लिख दो, A स्क्वायर लिख दो। चलिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकल गया। आप जानते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए DL से R की तरफ मोड़िएगा उंगलियों को, अंगूठा अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, और जितने भी करंट एलिमेंट है सबका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ये हम कंफर्म है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, आप इसको इंटीग्रेट कर दें। इसको क्या कर दें, बोलिए, क्या कर दें, बोलिए। इंटीग्रेट। हाँ, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O B बराबर, आइए इसको क्या इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl अपॉन A स्क्वायर। बोलो क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A स्क्वायर को बाहर कर दो, तो बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I बाई A स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ dl। हाँ, इस बार dl का इंटीग्रल पूरा सर्किल का लेंथ नहीं होगा, आर्क GH का लेंथ होगा, आर्क GH का लेंथ। किसका लेंथ, बोलो एक बार अपने मुंह से, किसका लेंथ, आर्क GH का लेंथ, आर्क GH का लेंथ। हाँ, बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A स्क्वायर, और GH आर्क का लेंथ, ऊपर में आर्क ड्रॉ कर दो। हम लोग जानते हैं कि GH ने सेंटर पर एंगल बनाया है थीटा, और थीटा बराबर होता है L बाई R, थीटा बराबर होता है L बाई R, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, और रेडियस का मतलब A यानी L बाई A, और यहां से कोई पूछे कि L का वैल्यू क्या होगा, तो A गुना थीटा, ये थीटा, तो GH आर्क का लंबाई पुट कर देना A गुना थीटा। तो बताओ B का वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A स्क्वायर, और इसका वैल्यू A इंटू थीटा, और A से A कैंसिल। तो बताओ इस आर्क का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I बाई A,
इंटू थीटा। बस ख्याल ये रखना कि थीटा डिग्री में मत डाल देना, थीटा रेडियन में डालना। रेडियन। थीटा किस में डालना बोलो, थीटा किस में डालना बोलो, रेडियन में। रेडियन में। हाँ रेडियन में। ये थीटा आप डालना रेडियन में। जैसे 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 कर देना, 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 कर देना, समझ गए। 180 डिग्री है यानी सेमी सर्कुलर वायर है, 180 डिग्री एंगल बनाएगा, उसको पाई कर देना। समझ में आया बात, बोलो बोलो। यस यस सर। सर। हाँ थीटा आपका रेडियन में होगा, थीटा आपका रेडियन में होगा। चलिए आपने दोनों फॉर्मूला सीख लिया। अगर पूरा सर्कुलर वायर होता तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2a, और अगर आर्क है जिसने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a इंटू थीटा, है ना। और डायरेक्शन निकालने का वही टेक्निक सर्कुलर वाला ही, पाम को रख देना प्लेन के परपेंडिकुलर ताकि चारों उंगलियां करंट के सेंस में मुड़े, और अंगूठा को स्ट्रेच कर देना, जिधर अंगूठा जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। बोलिए बाबू लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए। यस सर। सवाल इसी से बनेगा, सवाल सारा इसी से बनेगा, समझ गए। समझिए क्वेश्चन ही बना रहे हैं हम लोग, कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बना रहे हैं एक तरह से, ये मान के चलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया सर आप एक बार चेक करिए ना, मोबाइल डेटा पे चल रहा है कि वाईफाई पे। मेरा, हम डाटा ऑफ किए हुए हैं बाबू, हम डाटा ऑफ किए हुए हैं अपना। हम सेकंड लिंक भेज रहे हैं, हम सेकंड लिंक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ले चुके होंगे शायद, ले चुके हैं ना। यस सर ले लिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा। दो 2019 का क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा इसको। स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, आई splits, splits, splits into two parts, into two parts, into two parts as shown in figure, as shown in figure, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, as shown in figure. The total magnetic field at the center of the loop, the total magnetic field, the total magnetic field, the total magnetic field at the center of the loop, at the center of loop, at the center of loop. पहला ऑप्शन है जीरो, पहला ऑप्शन है जीरो। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 3 म्यू नॉट बाई 32r, 3 म्यू नॉट बाई 32r, 32r, और डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड। तीसरा ऑप्शन 3 म्यू नॉट बाई, सॉरी आई भी है, आई छूट रहा है मेरा, यहाँ पे आई छूट रहा है। 3 म्यू नॉट आई बाई 32r, बाई 32r, और डायरेक्शन है इनवर्ड यानी इनटू द प्लेन। और चौथा है, चौथा है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, और डायरेक्शन है इसका इनवर्ड यानी इनटू द प्लेन। और फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ है, घबराइएगा मत आप लोग। और हाँ, आर जो है वो लूप का रेडियस है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लूप, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लूप। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
एक स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर लूप में मोड़ दिया गया, तो स्ट्रेट कंडक्टर से जो करंट आई गुजर रहा था वो दो पार्ट में टूट गया। देखो कैसे, ये सर्कुलर लूप, सुनो करंट कैसे टूटा जरा ये देखना। ये डॉटेड लाइन ये कंडक्टर का पार्ट नहीं है, ये सर्किल का सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। और शो कर दिया है ये एंगल 90 डिग्री। हुआ क्या है देखो, जैसे आई करंट यहां से आया तो आई यहां पर आने के बाद दो पार्ट में टूटा। इधर गया I1, तो I1 यहां से यहां तक I1, सुनिएगा गौर से, यहां से लेके यहां तक I1, सब I1, यहां तक I1, और इधर टूटा I2। इधर क्या टूटा I2, जैसा फिगर में दिखाया गया है। इधर I1 और इधर कितना I2। ये आई देखो सुन लो, ये I1 यहां से लेके यहां तक और ये I2 यहां से लेके यहां तक। मेरी बात आई समझ में? मेरी बात आई समझ में? बोलिए आप लोग। यस सर। हाँ समझिए बात को। I1 यहां से लेके यहां तक और I2 यहां से लेके यहां तक, और आपको निकालना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए। यस सर क्लियर है। गलती से भी पूरा सर्कुलर लूप देख करके जो पहला थ्योरी प्रूफ किए थे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R, वो मत लगा देना, क्योंकि ये तब वैलिड होता जब पूरे लूप में करंट एक ही सेंस में होता। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। जब पूरे लूप में करंट एक ही वैल्यू का होता और एक ही सेंस में होता। लेकिन बाबू मेरे, इस सर्कुलर लूप में यहां से लेके यहां तक करंट कुछ और है और उसका सेंस है क्लॉकवाइज, और इस पोर्शन में करंट का सेंस है एंटी क्लॉकवाइज और वैल्यू भी बदल गया है I2। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में? बोलिए बोलिए। यस सर समझ गए। हाँ, तो तरीका क्या होगा, हम लोग सर्कुलर लूप ना लेकर के सर्कुलर आर्क ले लेंगे। मतलब इस सर्कुलर आर्क का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे और इस सर्कुलर आर्क का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। समझ में आई बात? आप नाम दे दो ना, Yes, यहाँ sir. पे A और यहाँ पे B, और थोड़ा और यहाँ पे P भी कर दो और यहाँ पे C कर दो। यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड APB के द्वारा सेंटर पर और फिर मैग्नेटिक फील्ड ACB के द्वारा कहां पर? सेंटर पर। बोलिए मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए। यस सर। पक्का? कंफर्म? यस सर। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का। बोलिए क्लियर हुआ? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। चलिए अब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। पहले आर्क APB के द्वारा कहां पर? सेंटर पर। आर्क APB के द्वारा सेंटर पर। आइए फिगर मिटा देते हैं, रेडियस तो मालूम ही है R। जीरो आ रहा है सर। हाँ क्या बोले कमर? क्या बोले कमर? जीरो आ रहा है सर। हाँ कभी तुम लोग के मेन क्लास जो हुआ करता था 10 बजे वाला, वहां ये क्वेश्चन डील हुआ था, याद होगा आप लोग को याद होगा खास करके। Yes, sir. सना ये याद? Yes, sir. हाँ। The magnetic field due to arc, ये वाला arc APB, due to arc APB at center O। चलो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो आर्क वाला फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस थीटा इन रेडियन, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस थीटा इन रेडियन। चलो B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस, I कितना बोलो? I बोलो। I1 बाई रेडियस कितना बोलो? रेडियस कितना? R। और एक गलती मत कर देना,
ये 90 डिग्री मत लिख देना, क्योंकि ये 90 डिग्री सेंटर पर इस आर्क ने बनाया है ना, इस आर्क ने बनाया है, और हमको लेना है ये वाला आर्क। बोलो, इस आर्क ने सेंटर पर ये एंगल ना बनाया, बोलो ये एंगल ना बनाया। यस सर। 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 3π/2, 3π/2। बोलो बोलो बाबू लो। यस सर, 3π/2। हाँ, 3π/2 है ना, ये 270 डिग्री और ये एंगल 3π/2 होगा। बोलो क्लियर है। और अब उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो सर्कुलर आर्क के लिए क्या बोले, इस आर्क में करंट का सेंस ये है, तो पाम को ऐसे रख दो और करंट के सेंस में मोड़ दो और अंगूठा को स्ट्रेच कर दो इनटू द प्लेन। हुआ कि नहीं हुआ? इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। इतना क्लियर? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाओ, इस आर्क के द्वारा ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कौन सा आर्क? बोलो ACB। कौन सा आर्क? बोलो बोलो। ACB। हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ड्यू टू आर्क ACB एट सेंटर O, एट सेंटर O, सेंटर O पर, यानी B2। चलो B2 बराबर बोलो μ0/4π I/r थीटा इन रेडियन। μ0/4π, करंट कितना है? बोलो I2 है, करंट I2 बाय रेडियस थीटा इन रेडियन। तो इस आर्क ने सेंटर पर एंगल कितना बनाया? 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन π/2, π/2। यहाँ पे एंगल π/2 मल्टीप्लाई होगा। और अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वही सर्कुलर आर्क के पाम को पहले ऐसे रख देना प्लेन के परपेंडिकुलर, और उंगलियां करंट के सेंस में, उंगलियां करंट के सेंस में, और अंगूठा को स्ट्रेच करना प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर और किधर? बोलो किधर? बोलो आउटवर्ड। आउटवर्ड। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। बताओ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अपोजिट है या सेम है? बोलो बोलो। अपोजिट है। बोलिए सब लोग बोलिए। अपोजिट है। अपोजिट है। और जब दो वेक्टर अपोजिट सेंस में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ते हैं कि घटाते हैं? मैग्नीट्यूड को घटाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड को घटाते हैं। तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कहां पर? बोलो कहां पर? बोलो O पर। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, यानी B बराबर B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू ये है और B2 की वैल्यू ये है। हम ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं बड़ा या छोटा कौन है। अगर ऐसा दिक्कत है आप मॉड लगा दो। क्या लगा दो? बोलो क्या लगा दो? बोलो मॉड लगा दो। सुनिए तो बराबर बोलिए B1 का मैग्नीट्यूड μ0/4π I/r 3π/2, I1/r 3π/2 माइनस B2 की वैल्यू μ0/4π I2/r इंटू π/2, I2/r इंटू π/2। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। लेकिन घटाने पर एक भी, मतलब इसको छोड़ दो अगर, तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज दिया हुआ है उसमें कहीं I1 और I2 नहीं है, डायरेक्ट आई है। डायरेक्ट क्या है? आई है। बोलिए यस सर, आई है। डायरेक्ट आई है। अब बताइए, अब यहाँ पर कौन सा गेम खेलना पड़ेगा? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। वो तो डिवीजन ऑफ करंट आपने यहाँ पर कर दिया, इसमें I1 गया और इसमें I2 गया, लेकिन आंसर एक भी I1 और I2 के टर्म में नहीं है। या तो जीरो आना होगा या तो I के टर्म में आएगा, जो टोटल करंट है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट।
तो 1 मिनट रुकिएगा, अरे बोलिए। यस सर। चलिए, आपको इसको घटाना है, आपको इसको घटाना है। किसी ने एज्यूम किया है कि आंसर 0 आया, आंसर 0 आया। खैर, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड मिटा दें ऊपर का, बोलो। ये तो घटा दिए हैं, बोर्ड मिटा दें, बोलो बोलो बाबू। यस सर। देखो यस सर। देखो, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर खेलेंगे। ये जो वायर बना है ना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है। कैसा है बोलो, कैसा है बोलो, बोलो कैसा है। हाँ, यानी हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन इतना भी छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, वैल्यूलेस क्वेश्चन नहीं था। आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। तो वो तो एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रो हर जगह कांस्टेंट, एरिया हर जगह कांस्टेंट, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बोलो बाबू, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बोलो। यस सर। यस सर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखना हम क्या खेलने जा रहे हैं खेल। ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, सॉरी V बराबर आई आर। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस। R बराबर क्या हो जाएगा बोलो, V बाई आई। बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। V बाई आई। V बाई आई। V बाई आई। हाँ, R मतलब V बाई आई, V बाई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब एक चीज गौर करो नाइबा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वायर है इसका टर्मिनल पॉइंट A और B, और ये जो वायर है इसका भी टर्मिनल पॉइंट A और B, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं, ये बोलो बोलो। सेम होगा। हाँ, यस सर। V दोनों के अक्रॉस Yes. सेम है, V दोनों के अक्रॉस सेम है। इसका मतलब V तो कांस्टेंट हो गया, V तो यहाँ पे कांस्टेंट है। समझिए मेरा एक्सप्लेनेशन। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस V की वैल्यू तो सेम है। बोलो बाबू बोलो। यस सर। तो अब ये देख के बताओ, अगर V कांस्टेंट है तो I और L में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो। यस सर। इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ, यानी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। चूंकि I यहां ले जाओगे, L को नीचे ले आओगे, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अभी तो चला गया कांस्टेंट में। बोलो मजा आया इस पॉइंट में, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर I1 और I2 का रेशियो निकालने बोले, I1 बटा I2, तो चूंकि इनवर्स में है तो I1 बटा I2 बराबर इसकी लंबाई नहीं, इसकी लंबाई बटा इसकी लंबाई। इनवर्स में ना है, बोलो बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, यानी I1 बटा I2, I1 बटा I2, I1 इस वाले आर्क में है, लेकिन यहां पर इसके सामने लंबाई ये वाला लिखना ACB बटा, और I2 के सामने ये लंबाई लिखना यानी APB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। यस सर। और अब बताइए, अब बताइए ACB की लंबाई क्या होगी, तो वो वाला फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो L बराबर बोलो R थीटा, L बराबर बोलो, L बराबर बोलो आर थीटा। R थीटा। बताओ APB की लंबाई क्या होगी, सॉरी पहले ACB की लंबाई R, और उसने सेंटर पर एंगल बनाया 90 डिग्री, R इंटू पाई बाई 2। R इंटू कितना बोलो, R इंटू कितना, पाई बाई 2। हाँ, ये R इंटू पाई बाई 2। अब बटा APB की लंबाई, इसका रेडियस R, और इसने सेंटर पर बोलो कितना एंगल बनाया, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। हाँ, यानी R इंटू 3 पाई बाई 2। वाह, पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, क्या आया 1/3। यानी मैंने डिटेक्ट कर लिया I1 और I2 का रेशियो कितना, बोलो कितना, बोलो कितना, 1/3। हाँ, कहीं गलती हुआ हो तो देख लेना। I1 बटा I2 का रेशियो 1/3, किसी एक को ले आओ तो I2 इज इक्वल टू 3I1। I2 इज इक्वल टू कितना, 3I1। बोलो बाबू लोग बोलो। आयशा बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, आयशा sir. बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। सारा कहानी यहाँ पे जड़े हैं, सारा कहानी यहाँ पे, सारा कहानी यहाँ पे हुआ है। समझ में आई बात। चलिए, तो
I2 बराबर 3I1, I2 के जगह पर पुट कर दो 3I1, I2 के जगह पर पुट कर दो 3I1, तो बराबर 3I1 हाँ, तो बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 3 पाई I1 अब बटा 2R माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 के जगह पर क्या पुट करते हैं 3I1 और पाई अब बटा 2R। जरा गौर कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 3 पाई I1, नीचे में 2R, नीचे में 2R, न्यूमेरिकली सेम, घटा रहे हैं, कट गया। आंसर क्या आ गया बोलिए, आंसर क्या आ गया बोलिए? 0 0 0 0। भाई अब तो मुस्कुरा दो सब लोग, बोलो। यस सर नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? हो गया क्लियर है सर इससे अच्छा मतलब जो टॉपिक पढ़े इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनाने से बेटर और कोई बात तो हो ही नहीं सकती थी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ एंगल 90 डिग्री हो, आपको दे देता ये कोई सर्कुलर वायर और यहाँ पर दे देता एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, मतलब यहाँ से करंट इंटर क्या होता और सेंटर पर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा होता, यहाँ से करंट I1 गया, इधर से करंट I2 गया, यहाँ से यहाँ तक I1 और यहाँ से यहाँ तक I2 है ना। इस केस में भी निकाल के देख लेना, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है सेंटर पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 आएगा। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो? 0 आएगा 0 आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात? तो ये हुआ आज आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पहला क्लास। बात आई समझ में? और सर्कुलर लूप का एक कहानी हम लोग गढ़ लिए। अब एक कहानी है उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, मतलब जैसे ये सर्कुलर लूप है और ये सेंटर है, तो ये एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हुआ, ये लाइन, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखना। अगर वो लिखने में कामयाब हो गए तो तुम बार मैग्नेट बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। कौन सा टॉपिक बोलो, कौन सा टॉपिक बोलो? बार मैग्नेट आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बात आई समझ में? बोलो कमर, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर क्या मॉडर्न पढ़िएगा आप लोग? बोलिए। यस सर। सर